हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। मैं आपके लिए आज कृषि एवं प्रौद्योगिकी विषय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और इसमें पहला प्रश्न है, वृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, रेगुर या कल्लर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। वृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है क्या? बांगर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? काली मृदा का, लाल मृदा का, मरुस्थलीय मृदा का अथवा जलोढ़ मृदा का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृत्तिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपार गम्य एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मिट्टी या मृदा होती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, लैटराइट मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काली मृदा। अगला क्वेश्चन, चाय, कॉफ़ी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा चौथे का ऑप्शन बी, लैटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा या फिर लाल मृदा? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लैटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? दलदली में, लवणीय में या फिर पांडजाल मृदा में अथवा ऑप्शन डी, लैटराइट मृदा में? तो छठे का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दलदली मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पड़ते हैं, वहाँ पे दलदली मैंग्रोव टाइप की वनस्पति पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, काली मृदा में, जलोढ़ मृदा में या फिर लाल मृदा में अथवा लैटराइट मृदा में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काली मृदा में। बेसाल्ट चट्टान या खनिज पर मृदा का विकास हुआ है काली मृदा में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट 2 से किस मृदा का विकास हुआ है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाल मृदा से। अगला क्वेश्चन, एंटीसॉल गण के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है? तो ये नवीन, जलोढ़, रेगुर या फिर लाल व पीली मृदा या फिर लैटराइट मृदा? तो 9वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, 7वां सन्निकटन मृदा वर्गीकरण की पद्धतानुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गण में रखी गई है या किस वर्ग में रखी गई है? 10वां नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्टिसॉल टाइप की मृदा। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 5 से 10%, 15% अथवा 20% या फिर 2%? तो इसमें सही उत्तर 5 से 10% मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच मान के मध्य होती है? 6.0 से 7.5
इसी प्रकार 7 से 8.0 तक, या 4 से 5 pH, या फिर 3 से 4 pH। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए 6 से 7.5 यानी 7.5 pH के मध्य होती है। पौधों की वृद्धि सामान्यतः इन प्रकार की pH मान की मिट्टी में 6 से 7.5 pH के मध्य में। अगला क्वेश्चन, वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? मालवा मिट्टी, वहित मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, या फिर वातोड़ मिट्टी। तो ऑप्शन 13 का हो जाएगा डी, वातोड़ मिट्टी। मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.002 मिलीमीटर से कम। मृदा कणाकार में क्ले यानी मिट्टी कण का व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से कम। अगला क्वेश्चन, मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में फैली होती हैं? बी संस्तर, सी संस्तर, या फिर ए संस्तर अथवा डी संस्तर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन सी, ए प्रकार के संस्तर में। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जैव उर्वरक से, हरी खाद से, बोलमिल से, या फिर ह्यूमस से। तो इसका सही आंसर होगा 16 का डी, ह्यूमस से। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.0 से 3.0 प्रतिशत भाग बनाता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, या कार्बन। तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 40 से 50%, 60 से 70%, या फिर 30 से 40%, अथवा ऑप्शन डी 50 से 60%। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन डी 50 से 60% गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन इसमें पाया जाता है 50 से 60%। अगला क्वेश्चन, जैव उर्वरक का क्या कार्य है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, या पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता, अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्य। अगला क्वेश्चन, धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, अजोला, एजोटोबैक्टर, या फिर एजोस्पाइरिलम। धान के खेत के संबंध में पूछा गया है, तो इसमें 22 नंबर विकल्प इसमें सही होगा ऑप्शन बी, अजोला। अगला क्वेश्चन, भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? नागपुर पठार, मेघालय पठार, मालवा पठार, या फिर बघेलखंड का पठार। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा का पठार अवनालिका अपर्दन से भारत में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? राइजोबियम प्रजाति के होते हैं क्या, बैसिलस टिट्रोनी प्रजाति के, अथवा स्यूडोमोनास, या फिर उपरोक्त सभी। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर स्यूडोमोनास टाइप के जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अथवा महाराष्ट्र।
तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। और एक तरफ उर्वरक दे रखा है, दूसरी तरफ उनके प्रतिशत दे रखे हैं, वो भी नाइट्रेट के कैटेगरी में। अमोनिया सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रेट होता है, ये इसमें आगे दे रखा है। सोडियम नाइट्रेट क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कितना है, और यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रेट होता है, इस विषय में यहाँ पे दे रखा है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में, जिसका मिलान आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी 26 का डी। क्षारीय मृदा सुधारक है अमोनियम सल्फेट का, जिप्सम का, बिना बुझा चूना का, या फिर डीएपी का। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम का, जो कि क्षारीय मृदा सुधारक है। यानी जो क्षारीय टाइप की मिट्टी होती है उसमें सुधार करता है कौन, जिप्सम। सुमेलित कीजिए। एक तरफ पोषक प्रकार दे रखा है और दूसरी तरफ पोषक संज्ञाएं दी गई हैं। तो इसमें पोटास युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, भारी कार्बनिक खाद और हल्की कार्बनिक खाद दे रखा है। तो इसमें इसका मिलान करना है, तो ऑप्शन सी में इसके सही विकल्प का वर्णन किया गया है, CABD। तो पोटास युक्त उर्वरक के सामने हो जाएगा काइनाइट, और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के सामने FYM हो जाएगा, और भारी कार्बनिक खाद तो इसके सामने MY। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के समक्ष यूरिया हो जाएगा, और पोटास युक्त के सामने काइनाइट होगा, और भारी कार्बनिक खाद के सामने MYM हो जाएगा, तथा हल्की कार्बनिक खाद के सामने बोन मील। ये सामने बिल्कुल सुमेलित दे रखा है, इसका मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन सी के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है, चना तथा मटर की, कोकोआ तथा एवोकैडो की, अफीम एवं पाइराइट्स की, टीक एवं साल वृक्ष की। तो 29 इसका सही विकल्प ऑप्शन सी अफीम एवं पाइराइट्स की। इसे हरा सोना तथा झूठा सोना कहा जाता है क्रमशः। अफीम को हरा सोना और पाइराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1964 में, 1953 में, या 1985 अथवा 1955 में। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1953 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, 2.47 एकड़, 2.37 एकड़, या फिर 2.57 एकड़, या फिर 2.67 एकड़। तो 31 में सही विकल्प ऑप्शन ए में दे रखा है 2.47 एकड़। ऑप्शन ए 2.47 एकड़ 1 हेक्टेयर बराबर होता है एकड़ में। एंटीसोल है क्या, जलोढ़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। एंटीसोल एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होता है। कथन ए, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। इसका कारण दे रखा है आर, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 33 में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन ए अपस्फुरण अपरदन
परत अपर्दन, रिल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, ये क्रम सही दिया गया है, तो इसलिए 34 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, या कवक मूल, या फिर एजोटोबैक्टर स्पीसीज। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 35 ए ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कवक मूल। अगला क्वेश्चन, रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, या फिर लैटराइट मिट्टी का? 37। तो ये रेगुर दूसरे नाम से जानी जाती है, कौन? काली मिट्टी। ऑप्शन सी सही होगा। रेगुर किसका नाम है? तो ऑप्शन सी, काली मिट्टी का। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है? गंधक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। 38। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गंधक हो जाएगा। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कॉपर, मैग्नीज, सल्फर, या फिर मैग्नीशियम? तो इसमें ऑप्शन डी, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की संरचना में एक आवश्यक तत्व होता है। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? कैल्शियम का, सल्फर का, पोटेशियम का, या फिर नाइट्रोजन का? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नाइट्रोजन का। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कौन सा? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, या फिर लैटराइट मिट्टी? तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? तो राइजोबियम मिलीलोटी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम जेपोनिकस, राइजोबियम फैजियोली। तो 42 का ऑप्शन सी, राइजोबियम जेपोनिकम प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बना देती है। ऑप्शन सी। इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करके उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इसका मिलान ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, कौन? सोयाबीन में, मूंग में, फ्रेंच बीन में, अथवा मटर में? तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, फ्रेंच बीन में। अगला क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश के रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, या फिर मुर्ग रुधिर में? तो 45 नंबर प्रश्न का सही विकल्प लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है कौन सा? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, या फिर अर्थ वर्म? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्धवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, अर्थ। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके समक्ष कथन कारण से संबंधित, जिसमें काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ये कथन दिया गया है और इसका कारण आर दे रखा है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयनित करें। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। इसमें कहना है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और जो कारण इसका दे रखा है कि उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है क्या? तांबा, लोहा, मैग्नीज अथवा जस्ता। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता। जस्ता की सर्वाधिक कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टियों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन अथवा सोडियम। दलहनी फसलों के संबंध में 49 का ऑप्शन बी कोबाल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में है, कितने लगभग? मिलियन हेक्टेयर में पूछा गया है, तो 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 1.2 मिलियन हेक्टेयर लगभग है। क्या? उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तारित क्षेत्रफल यानी उत्तर प्रदेश में कुल ऊसर मिट्टी पाई जाती है 1.2 मिलियन हेक्टेयर के लगभग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। तो 51 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मृदा में कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच 7 से अधिक हो जाता है या 7 से कम हो जाता है या फिर 7 के बराबर हो जाता है, अथवा ऑप्शन डी पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता। 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7 के बराबर हो जाता है। चिकने मृदा कणों की सतह होती है ऋणात्मक आवेशित या फिर धनात्मक आवेशित, या ऑप्शन सी इस पर कोई आवेश नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेशित, निगेटिवली चार्ज्ड चिकने मृदा कणों की सतह होती है। अगला क्वेश्चन, मृदा कणों से संबद्ध रहते हैं धनायन, ऋणायन या फिर धनायन और ऋणायन दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 54 का सही उत्तर ऑप्शन ए धनायन मृदा कणों से संबद्ध रहते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च धनायन विनिमय क्षमता यानी एक्सचेंज कैपेसिटी, हाई केशन एक्सचेंज कैपेसिटी किसका लक्षण है? उच्च धनायन विनिमय क्षमता लक्षण है किसका? चिकने मृदा कणों का, ऑप्शन बी बालू कणों का, या फिर चिकने मृदा कणों व बालू कणों इन दोनों का, या फिर बजरी का। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन ए चिकने मृदा कणों का उच्च धनायन विनिमय क्षमता का एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन, मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है ऋणायनों में, धनायनों में, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋणायनों में, जहां माइनस हो रहा हो। मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है ऋणायनों में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बलुई मृदा सैंड सॉइल प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है क्योंकि धनायन मृदा कणों से संबद्ध रहते हैं परंतु ऋणायन संबद्ध नहीं होते। अगला विकल्प, धनायन मृदा कणों से पृथक रहते हैं परंतु ऋणायन संबद्ध रहते हैं। धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं रहते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 57 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी धनायन
व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं रहते हैं। कौन? बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है। तो ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है कौन सी? लोबिया, ढैंचा, मूंग या फिर सनई। तो 58 नंबर प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी ढैंचा हो जाएगा। ढैंचा एक हरी खाद भी कही जाती है। वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है चना, मटर, राजमा अथवा मूंग। तो 59 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प होगा राजमा। अगला क्वेश्चन, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा अथवा ऑप्शन डी लैटराइट मृदा। तो 60 नंबर का विकल्प होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, जो कि मृदा में नमी को रोक के रखती है, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन, बालू की बाड़ या फिर वेदिका निर्माण या फिर वायु रोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दे रखा है, पहली, तीसरी और चौथी। यानी ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा विकल्प सही है। पहला, तीसरा, चौथा। मृदा संरक्षण के संदर्भ में जो प्रचलित पद्धतियां हैं वो सस्यावर्तन है और इसके बाद वेदिका निर्माण है और फिर चौथे नंबर पर वाला विकल्प वायु रोध। ये मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त विधियां हैं। अगला क्वेश्चन, नीले हरे शैवाल की कुछ जातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है? ऑप्शन ए वायुमंडली, ये वायुमंडली मीथेन की अमोनिया में परिवर्तित करती हैं जिन्हें फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ऑप्शन बी, ये फसल के पौधों को ऐसे एंजाइम पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेटों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन सी, उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, ये फसल के पौधे की जड़ों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मृदा नाइट्रेट अवशोषित करने के लिए प्रेरित करती है। तो 62 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें विकल्प दे रखा है, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अगला क्वेश्चन है कथन ए और कारण बी से संबंधित, जिसमें काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है यह, और इसका कारण दे रखा है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। कहने का मतलब ये कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। और
ये भी कहना इनका कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये कथन यहाँ पे कारण गलत दिया गया है। ये आपका उत्तर, इसकी आंसर शीट है, इससे आप उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया KDGS पॉइंट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारे अगले नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।